प्रणाम सभी भैया बहनों को। भारतीय परिस्थिति में मिश्रित खेती सबसे उपयुक्त है, कारण बताइए। हमने पिछले पीडीएफ में डाइवर्सिफाइड खेती के बारे में, शुष्क खेती के बारे में और विशिष्ट खेती के बारे में समझा था। तो शुष्क खेती इस प्रकार की, ये जो फोटो दिखाई जा रही है यह है शुष्क खेती। देख रहे हैं हम, आजू बाजू पहाड़ी है और उसके ऊपर में देख रहे हैं हम, यहाँ मैदानी क्षेत्र मिल गया हमें ऊपर में, तो वहाँ हमने कृषि कर ली, है ना। ये दिख रहा है, यहाँ पर गेहूं की खेती कर ली, कम पानी है ना। तो इस किसान ने क्या करा, एक तो जल्दी बुआई कर दी, उससे इसका गेहूं उत्पादन हो गया। आजू बाजू में जो भी नाले थे उनसे पानी ले लिया, सिंचाई कर ली है, और शीघ्रता से अपनी फसल ले ली, क्योंकि ज़्यादा समय होने पर जंगलों के नाले जो होते हैं वह सूख जाते हैं। फिर अब पढ़ रहे हम मिश्रित खेती। भारतीय परिस्थिति में मिश्रित खेती क्यों लाभदायक है। तो यह चित्र जो दिखाया जा रहा है यह है मिश्रित खेती। इसमें विशिष्ट खेती भी थोड़े बहुत क्षेत्र में ले ली जाती है, अपने घर की आवश्यकताओं के लिए इस प्रकार से गेहूं वगैरह भी लिया जा सकता है। वहीं घास उत्पादन के लिए इस प्रकार से हम पेड़ पौधे भी उगा सकते हैं। खेती में जो आवश्यकता पड़ती है हल वगैरह बनाने के लिए, उसमें भी। और इस प्रकार से पशुपालन भी किया जा सकता है, मुर्गी पालन किया जा सकता है, भेड़ पालन, और घास के लिए जगह, इमारती लकड़ी के लिए पेड़ लगाना, भेड़ पालन करना, मछली पालन करना, पशुपालन करना, उसके साथों साथ खेती करना और विशिष्ट खेती भी थोड़ी जगह पर करना। तो इस प्रकार की खेती को कहेंगे मिश्रित खेती। भारतीय परिवेश के अनुसार, मिश्रित परिस्थितियों के अनुसार मिश्रित खेती सबसे उपयुक्त खेती है। तो मिश्रित खेती सबसे उपयुक्त खेती होने के कारण, पहला, भारतीय किसानों की आय पूरे वर्ष सतत नहीं है। हमेशा लगातार आय भारतीय किसानों के पास में नहीं होने के कारण मिश्रित खेती द्वारा किसानों को पूरे वर्ष आय का साधन बना रहता है। मिश्रित खेती क्यों करता है भारतीय किसान? इसलिए करता है क्योंकि पूरे साल भर पैसों की आवश्यकता होती है। तो कभी पशुपालन से दूध के द्वारा, कभी अंडा उत्पादन के द्वारा, या मुर्गियाँ बेच करके या मछलियाँ बेच करके उसके पास किसी न किसी प्रकार से आय बनी रहती है। तो सतत आय के कारण भारतीय परिस्थिति में मिश्रित खेती सबसे उपयुक्त खेती है। दूसरा, भारतीय किसान वर्ष के कुछ माह को छोड़कर पूरे वर्ष खाली व बेरोजगार ही रहते हैं। भारतीय किसान क्या करते, एक खरीफ की फसल यानी वर्षा की फसल बोते समय 1 महीना खेत बनाना और बोना और निंदाई गुड़ाई करना, खूब तो 2 माह, रक्षाबंधन तक सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। फिर उसके बाद खेत में घुसना भी ठीक नहीं होता, उससे फसल को हानि होती है। तो भारतीय किसान वर्ष के कुछ माह को छोड़कर पूरे वर्ष भर खाली और बेरोजगार रहता है। जहाँ खरीफ की फसल के बाद रबी की फसल के लिए पानी ही नहीं, तो वहाँ किसान क्या कार्य करेगा? खाली रहेगा, बेरोजगार रहेगा। दूसरा, अगर है भी पानी, रबी की फसल ली जा रही है, तो वर्षा ऋतु की फसल काट करके 1 महीने में कट जाती है और खरीफ की फसल के लिए 1 माह में खेत बन करके बुआ जाते हैं। उसके बाद कोई काम नहीं।
तो इस प्रकार से 2-4 महीने ही काम होता है। पूरे वर्ष भारतीय किसान खाली और बेरोजगार ही रहता है। अतः मिश्रित खेती द्वारा समय का सदुपयोग हो जाता है तथा खेती की अन्य आवश्यकताओं के लिए आय का एक नवीन स्रोत भी उपलब्ध हो जाता है। आय का एक नवीन स्रोत उपलब्ध हो जाता है। जैसे बगीचा लगा दिया हमने पपीता का, तो अन्य समय पर पपीता बेच रहे, फल बेच रहे, नींबू बेच रहे हैं, फलोद्यान, फसल के साथ फलोद्यान ले, या तो फिर मुर्गी पालन ले लिया, तो यही उत्पाद जो शेष बचेगा, अनाज जो फेंकने के काम में आता, वो मुर्गियों के लिए चारा हो जाता। जो कांडा मात्रा निकलता वही पशुओं के लिए दाना हो जाता। तो कृषि के ऐसे फेंकने योग्य जो उत्पाद है वो भी मिश्रित खेती में काम आ जाते हैं और आय प्राप्त होती है उससे। तीसरा, भारत में श्रमिक आसानी से एवं कम पारिश्रमिक पर उपलब्ध हो जाते। जनसंख्या अधिक है और भूमि कम है। इसके कारण क्या होता है कि भारत में श्रमिक आसानी से एवं कम पारिश्रमिक, कम से कम मजदूरी पर भी उपलब्ध हो जाते हैं। अतः मिश्रित खेती हेतु मजदूरों की समस्या नहीं रहती। तो यहाँ 12 काम एक साथ करा सकते हैं। वैसे भी 9 काम को नौकरी बोलते हैं, एक साथ 9 काम करता है व्यक्ति कम पारिश्रमिक में। चौथा, हमारे देश में अधिकतर किसानों के पास आज भी सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं अधिकांश किसानों के पास नहीं है, क्योंकि डैम बहुत कम है और जहाँ कुओं और नदियों के द्वारा सिंचाई होती है तो वहाँ सिंचाई के साधन ज़्यादा नहीं होने के कारण, पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ वर्षा का वितरण एवं मात्रा भी निश्चित नहीं है। वर्षा भी ऐसी जगह पर कम और मात्रा भी निश्चित नहीं आता। अतः जोखिम का खतरा हमेशा बना रहता है। खेती करना भी एक बहुत बड़ा जोखिम है भारत में। मिश्रित खेती द्वारा जोखिम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो अकेली फसल उत्पादन के उद्देश्य से कृषि नहीं करे, बागवानी भी करे, उद्यान की भी करे, साथों साथ मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि भी कार्य करे, तो आय का स्रोत किसी न किसी साधन द्वारा हो ही जाएगा। प्रश्न दूसरा, मिश्रित खेती को सफल बनाने के उपाय लिखिए। तो मिश्रित खेती को सफल बनाने के उपाय निम्नलिखित है। पहला, ऐसे पशुओं को पालना चाहिए जो फसल उगाने में सहयोगी हो। ऐसे पशुओं को पालना चाहिए जो फसल उगाने में सहयोगी। कौन कौन से? गाय, बैल, भैंस, बकरी, मुर्गी इत्यादि। स्वस्थ पशुओं को ही पालना चाहिए। बूढ़ा होने पर उन्हें बेच देना चाहिए। तीसरा, पशुओं की संख्या इतनी हो कि उन्हें आसानी से पाला जा सके। पशुओं की संख्या इतनी हो कि जितने घर में व्यक्ति रहे उतने ही पशु रखे, ताकि सभी व्यक्तियों को काम मिल सके। पशुओं की संख्या इतनी हो कि उन्हें आसानी से पाला जा सके। चौथा, मिश्रित कृषि हेतु एक अच्छे प्रबंधक की आवश्यकता होती है। मिश्रित कृषि के लिए एक अच्छे प्रबंधक की आवश्यकता होती है। प्रबंधक प्रशिक्षित होना चाहिए। पांचवा, खाद, बीज व चारा संग्रहण के लिए
उचित व्यवस्था करना चाहिए। खाद के लिए भी कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा, उसके लिए भी टीन शेड इत्यादि जो लागत है वह पूर्ण रूप से लगाना चाहिए। बीज भी जो है वह सीड के लिए तैयार किया जाए और उसी प्रकार उसे रखा जाए। वह चारे का संग्रह भी उचित प्रकार से रखना चाहिए। अगला प्रश्न, सिंचित खेती क्या है? इसकी 2 सीमाएं लिखिए। तो सिंचित खेती की सीमाएं, सिंचित खेती फसलें उगाने की एक आधुनिक विधि है जिसमें फसलों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसलों की जल मांग को संकट काल में जल की आपूर्ति कृत्रिम सिंचाई की विधियों द्वारा की जाती है। सिंचित खेती फसलें उगाने की एक आधुनिकतम विधि। हम देख रहे हैं अब डैम बना करके सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों को, खेती को सिंचित बना रही है, जिसमें फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि हमने पहले अध्याय में ही पढ़ा कि हमारे यहाँ जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, कृषि पर दबाव आ रहा है। हमें 300 मिलियन टन उत्पादन की आवश्यकता आज वर्तमान जनसंख्या के मान से पड़ रही है। तो इसके लिए फसलों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचित जमीन को करना जरूरी है। और सिंचित फसलों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसलों की जलमांग को, फसल की जलमांग, ऐसी फसलें बोना जिसकी जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा हो, जलमांग ज़्यादा हो और जलमांग के संकट काल में जल की आपूर्ति कृत्रिम सिंचाई की विधियों के द्वारा की जा सके। नई वर्षा हो रही है तो हम डैमों का पानी खेतों में भेजकर कृत्रिम सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा सके। तो सिंचित खेती की सीमाएं कौन कौन सी है? नंबर 1, सिंचाई के उचित साधनों का प्रबंध होना चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब सिंचाई के साधन हो, नहरें हो, तालाब हो, ट्यूबवेल हो और विद्युत हो, बिजली हो आदि संसाधन, जिससे कि सिंचाई की जा सके। दूसरा, किसानों को फसल की जलमांग के संकट काल की अवस्थाओं का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। किसान को फसल की जल मांग के संकट काल की अवस्थाओं का, कि कब किस किस समय पर फसल को पानी की आवश्यकता पड़ेगी, उस समय पर पहले से पानी के लिए प्रबंध कर पाए। तो इस प्रकार की अवस्थाओं का पर्याप्त प्रशिक्षक को अनुभव होना चाहिए। अन्यथा उचित समय सिंचाई न होने से उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, हमारी फसल सूख जाएगी। अगला प्रश्न, सिंचित खेती के प्रमुख लाभ लिखिए। तो सिंचित खेती के लाभों में पहला, उत्पादन अधिक होने के कारण किसानों की आय में वृद्धि होती है। उत्पादन अधिक तो होता है, आय में भी वृद्धि होती है सिंचित खेती होने से। दूसरा, भूमि का उपयोग फसल उत्पादन के लिए वर्ष भर किया जा सकता है। तीसरा, कृषक को वर्ष भर आमदनी की प्राप्ति होती है। चौथा, श्रमिकों का वर्ष भर कृषि कार्यों में उपयोग होता है। पांचवा, उत्पादन अधिक होने पर देश में खाद्यान्न समस्या का संकट उत्पन्न नहीं होता है।
छठवां, किसान अपनी घरेलू आवश्यकता अनुसार भी फसलों का चयन कर सकता है। अगला प्रश्न आता है, रेंचिंग खेती क्या है, इसके क्या लाभ होते हैं एवं हानियाँ लिखिए। रेंचिंग खेती क्या है, इससे क्या लाभ होते हैं एवं इसकी हानियाँ कौन कौन सी है। वैसे भारत में अभी रेंचिंग खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये क्या होती है, इस प्रकार से देख रहे हैं हम रेंचिंग खेती। यहाँ पहाड़ है, खूब ज़्यादा यहाँ वनोपज उत्पादित होती है ना। और इन्हीं पहाड़ों को, पौधों को काट काट करके चारागाह बना लिए जाते। इस प्रकार से पशुचारण कराया जाता है और फिर उसमें जीवांश पदार्थ जब हो जाते हैं तो इस प्रकार उसे बना करके दूर दूर हम बगीचे लगा देते हैं। उसकी पत्तियां सड़ती है, गिरती है, उससे जीवांश बढ़ जाता है खेतों में। चित्र और था ये रेंचिंग खेती। पहले क्या पशुपालन हो रहा है, देख रहे मैदानी क्षेत्र में चारागाह बना लिया है और फिर वहाँ पर जब जीवांश हो जाती तब फार्मिंग, उसमें खेती होती है। तो इस प्रकार से वनों की भूमि को जीवांश युक्त भूमि बना करके फिर उसमें खेती करना रेंचिंग खेती कहलाती है। तो रेंचिंग खेती की परिभाषा देंगे हम। रेंचिंग से तात्पर्य उस कृषि कार्य से है जिसमें खेती में प्राकृतिक रूप से वनस्पतियों को उगने दिया जाता है। उनका उपयोग पशुचारण के लिए किया जाता है। क्या करते हैं, कृषि कार्य, रेंचिंग से तात्पर्य ऐसा कृषि कार्य जिसमें खेती में प्राकृतिक रूप से वनस्पतियों को उगने दिया जाता है और उसका उपयोग वनस्पति का काय के लिए करते हैं, पशुचारण के लिए। तो देख रहे हैं हम इससे लाभ कौन कौन से हैं। नंबर 1, भूमि का उपजाऊपन बना रहता है, क्योंकि पशुचारण करते समय उसमें मलमूत्र त्याग करते हैं जो जीवांश खाद का काम करता है। जब देख लिया जाता है कि इस भूमि को अब जीवांश की कमी हो रही है तो उसको 1-2 वर्षों के लिए वनस्पति उगने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब उसमें वनस्पति उगेगी, पेड़ पौधे उग जाएंगे तो उसमें पशु चरने के लिए छोड़ देंगे। 1-2 वर्ष के लिए जब पशु वहाँ चारण करेंगे तब क्या होगा कि पशुओं के मलमूत्र से उसमें जीवांश में वृद्धि हो जाएगी, उससे खाद हो जाएगा। नंबर 2, खेती में कोई लागत नहीं लगती, पशु व्यवसाय में लाभ होगा। खेती में जरा भी लागत नहीं और पशुओं से दूध के द्वारा या अन्य उत्पादों के द्वारा लाभ होना, 0 लागत पर प्रॉफिट। हानियाँ कौन कौन सी होती है रेंचिंग खेती से। तो उत्पादित फसल की गुणवत्ता निश्चित नहीं होती। जो भी उत्पादन हो रहा है, जैसे दूध मिल रहा है तो उसकी गुणवत्ता, उसमें वसा की मात्रा उतनी नहीं मिल पाएगी। दूसरा, व्यावसायिक तरीके से फसल उत्पादन संभव नहीं होता। व्यावसायिक तरीके से हम फसल नहीं ले सकते। अगले PDF में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिफाइड खेती और उससे लाभ कौन कौन से। डाइवर्सिफाइड खेती और उससे लाभ। धन्यवाद।